नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड के पलायन और रिवर्स पलायन की टिप्स पर इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित किया जाता है और किस प्रकार जो पलायन हो रहा है या पलायन होते हुए आ रहा है उस पर हम अंकुश लगा सकते हैं। सबको विदित है कि जब कोई नदी सूखती है तो उसके अंदर जो प्राणी रहते हैं नदी के अंदर, जलचर या जो नभचर, जो पक्षी नदी पर जो है आश्रित रहते हैं, या जो थलचर जो कि शेर, हिरन इत्यादि पानी पीते हैं नदियों का, तो वो भी वहाँ से उस नदी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें नदी में वो शक्ति नहीं रहती है कि वो प्राणियों को सरवाइव करा सके। यही कुछ स्थिति उत्तराखंड में हुई है, क्योंकि इससे पहले तो पलायन आज़ादी से पहले विशेषकर, या ब्रिटिशर्स के उत्तराखंड में प्रवेश से पहले नगण्य था, बिल्कुल ना के बराबर पलायन था। और लोग खुश थे, खुशहाल थे, प्राकृतिक संसाधन समुचित थे, लोगों की अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अधिक करते थे लोग। सब मिला करके एक संपन्न समाज, खुश समाज उत्तराखंड का रहा। महाभारत कालीन सभ्यता रही हो या वेद व्यास द्वारा रचित पुराण, वेद आदि ग्रंथों की रचना हुई हो, अनेक शोध हुए हों प्राचीन विज्ञान के, उत्तराखंड में हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समुचित संसाधन थे और समुचित व्यवस्था थी आध्यात्मिक विज्ञान को आश्रय देने की। इसलिए तो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने अपना आश्रय, अपना स्थान चुना था। देवभूमि भी शायद इसी संदर्भ में उत्तराखंड मध्य हिमालय को कहा जाता है। यहाँ पर जब नदी सूखी, अर्थात नदी सुखाने के लिए सबसे अहम भूमिका अंग्रेज़ों ने निभाई थी। उससे पहले 15 साल के गोरखों के शासन में भी नदी को सुखाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। गोरखों को भागना पड़ा उत्तराखंड को छोड़ करके, और फिर अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ के वनों का दोहन किया, यहाँ की व्यवस्था को परखा, और उस हिसाब से यहाँ की जनशक्ति को, जिस प्रकार मैं कई बार सोशल मीडिया में लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि यहाँ के जो जनशक्ति को सेना के लिए खूब इस्तेमाल किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो या फर्स्ट वर्ल्ड वार हो। ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई कि यहाँ पर चीड़ को आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि 80% वन चीड़ के वनों से आच्छादित हैं। सिस्टमेटिक तरीके से कुछ भारत की आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले चीड़ के वनों का रोपण किया गया, इसको प्रोत्साहित किया गया, और स्थिति ये हुई कि सिर्फ चीड़ की लकड़ी, जो कि एक व्यापारी था अंग्रेज़, और उसके बाद भारत आज़ाद होने के बाद भारत के व्यापारियों ने इसका खूब दोहन किया, चाहे लीसा हो, चाहे चीड़ की लकड़ी हो, अनेकानेक फ़ायदे हों, यहाँ के जनमानस को नहीं मिला, और ये कारण बना पलायन का। नदी का मतलब जो है, यहाँ समुचित संसाधन थे, परंपरागत वनस्पति थी, जिन पर जो है पशु पक्षी, जीव जंतु, यहाँ के लोग आश्रित थे, और जीवन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसको नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक छोटा सा काम किया, चीड़ का वन यहाँ पर स्थापित कर दिया उत्तराखंड को। और ये आज भी स्थिति है कि चीड़ के वनों का जो है बहुत अधिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चाहे आप वन विभाग में देखो, पेड़ लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। चीड़ तो ऐसे फैलता बुरी तरह से, जहाँ भी जाएगा वहाँ बाकी वनस्पतियों को ख़त्म कर देगा, जीव जंतुओं को ख़त्म कर देगा। लेकिन सरकारें आई गई, चीड़ को आश्रय देते रही, आज भी दे रही हैं। चीड़ के वनों को सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म करने की आज कोई भी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार के पास नहीं है, जिसके चलते कि यहाँ पर दोबारा नदी में पानी आ जाए, या जो स्रोत दोबारा हो जाएं, और लोग फिर अपने घरों को वापस आएँ,
अपनी जीवन जो प्राकृतिक जीवन पद्धति को जो हमारा पर्यावरण है उसके साथ निभाएं और प्रकृति के नज़दीक थे और नज़दीक आएँ। ऐसा नहीं होने दिया, उसके लिए अब बहुत समय लग जाएगा। मित्रों, सरकारों को चाहिए कि वह अब इस व्यवस्था को कायम करे कि यहाँ के वनों का सिस्टम, यहाँ का सामाजिक सिस्टम, यहाँ की जो शिक्षा का सिस्टम और यहाँ के स्वास्थ्य का सिस्टम अपने तरीके से एक भारतीय परंपरागत तरीके से बनाए। बात यह है कि ब्रिटिश पीरियड की, जहाँ पर भारत के लोग यूरोप में, अमेरिका में अपने इलाज के लिए बड़े शहरों में, उत्तराखंड से अन्य राज्यों से, पिछड़े राज्यों से जाते हैं, उसी तरह जब अंग्रेज दिल्ली में या मुंबई में या अन्य शहरों में थे तो वे उत्तराखंड की ओर अपना रुख इसलिए करते थे कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो। इसके चलते मसूरी, देहरादून, रानीखेत और अनेक कौसानी इत्यादि जो छोटे छोटे टाउनों का निर्माण हुआ। इसके लिए क्या करते थे, इन स्थानों पर अंग्रेज आकर के स्वास्थ्य लाभ लेते थे और इसकी भनक भारत के बुद्धिजीवियों या तथाकथित स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को आज भी पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है बहुत अच्छी है। अगर आपको सुखी जीवन चाहिए तो उत्तराखंड से अच्छा कोई भी स्थान दुनिया में नहीं है जो कि आपके स्वास्थ्य को सही रखे। हाँ, अगर यहाँ पर उत्तराखंड में रहने वाला आदमी शराब पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू गुटखा खाए तो उसको कैंसर होगा ही, उसके फेफड़े खराब होंगे, उसका मुंह खराब होगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। इसको बिगाड़ने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी यहाँ के जो शासक रहे हैं। आज भी आप देख सकते हो जगह जगह राजस्व के लिए शराब की दुकानों की भरमार है और शराब एक आम बात है। यहाँ पर जब मैं रिवर्स पलायन कर रहा था तो मैंने देखा कि जिस साइट पर मैं ये आया यहाँ पर, तो यहाँ पर इस साइट को मैं आप दिखाना चाहूँगा। ये आपको ये साइट ध्यान से देख लीजिए। ये साइट आपको अभी साफ नज़र आ रही है, पर लेकिन यहाँ पर बोरियों के हिसाब से शराब की बोतलें पड़ी थी और मैंने जो है इनको यहाँ से ठिकाने पर डाला। ये एक रिवर्स पलायन का एक बोल सकते हैं कि करने वालों को थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि आपकी अब जो है मुलाकात उन शराबियों से होगी जिनका कोई दोष नहीं है। इनको ऐसा बनाने में प्रशासनिक जो सरकारें या प्रशासनिक व्यवस्था रही है उनका योगदान रहा है। नशे को प्रोत्साहन देना, परंपरागत भांग की खेती को नष्ट करना, ये सब कारण रहे हैं यहाँ पर जो अव्यवस्था को फैलाने के लिए। भांग का सरकार अब लाइसेंस दे रही है, भांग की खेती करा रही है, राजस्व के लिए ये सब हो रहा है। पर लेकिन जिस भांग के द्वारा रस्सियाँ, यहाँ की जो स्थानीय आजीविका चलती थी, कपड़े बनते थे, त्योखा बनता था, वस्त्र बनते थे, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, घर के लिए, बर्फ़ में चलने के लिए जूते बनते थे, वह अब कला तकरीबन लुप्त हो चुकी है। और यहाँ पर ये स्थिति है कि एक सोची हुई समझी हुई साजिश के तहत स्थानीय भारत के रोज़गारों को बेरोज़गार करके और इनको शहरों की तरफ रुख कराने का एक षड्यंत्र ज्ञात होता है, ताकि लोग जो पैसा कमाते हैं शहरों में उसको शहरों का पैसा शहरों में लगाएं और बड़े जो सेठ हैं या जो उद्योगपति हैं उन जनशक्ति का फ़ायदा उठाएं, उनके कमाए हुए पैसा का फ़ायदा उठाएं और भारत की ग्रामीण व्यवस्था छिन्न भिन्न रहे। उत्तराखंड यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भारत का राज्य है, चीन और नेपाल। चीन हमेशा अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम रहा है, जैसे कि मैं कई एपिसोडों में इसका जिक्र करते रहा हूँ। और नेपाल में उसकी घुसपैठ
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है। सवाल उठता है, चीनी हिंदी सीख रहे हैं, चीनी भोजपुरी नेपाल में आकर सीख रहे हैं, चीनी नेपाल में आकर के गढ़वाली सीख रहे हैं, चीनी नेपाल में आकर के कुमाऊनी, जौनसारी, पंजाबी सीख रहे हैं, ताकि भारत में घुसपैठ करके यहाँ की व्यवस्था को जिस प्रकार अंग्रेज खराब करके गए, उसी तरह से इस व्यवस्था को और अधिक खराब करने में चीन की विस्तारवादी नीति आ जाए। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में कुछ लोग जागरूक हैं और उनकी चलती नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपना रुख शहरों की ओर कर दिया है। अगर वे लोग भी कुछ कदम लें या साहस करें, सरकारों को जगाएं, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में बातों को डालें, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए या शहरों में बैठकर, विदेशों में बैठकर उत्तराखंड के बारे में सोचना एक हास्यास्पद लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक व्यक्ति मैदान में नहीं उतरता है, ग्राउंड में नहीं उतरता, तब तक यहाँ की वास्तविकता से वो अनभिज्ञ रहता है। इसलिए जो उत्तराखंड के प्रेमी हैं या उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी आर्थिकी, जितनी भी उनकी शक्ति है पैसे की, उतना पैसा खर्च करके आएँ, विजिट करें, पैसा लगाएं, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करें और साथ साथ पलायन को रोकें, नए नए रोजगारों का सृजन करें। देश को इससे सुरक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा और अच्छी व्यवस्था पुनः कायम होगी। भारत विश्व गुरु बनने में आगे बढ़ेगा। मित्रों, अगले एपिसोड में मैं और अधिक जानकारी देने के लिए आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।